नमस्ते दोस्तों। हम सिंधु सभ्यता जो देख रहे थे उसको लगातार जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो अब हमें देखना है सिंधु की लिपि। सिंधु की लिपि, सिंधु की भाषा। सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी, लिपि कैसी थी, तो इसके बारे में जो इतिहासकार हैं अभी तक स्पष्टीकरण नहीं रखे हुए हैं। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग इतिहासकार, इनके बीच एक एक मत अभी तक नहीं बना, अर्थात मतभेद है लिपि और भाषा को लेके कि सिंधुवासी किस तरीके की लिपि का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंधु काल था उसमें 40 से 60 मूल लिपि थे। मूल लिपियों की संख्या 40 से 60 थी। इसके बाद लिपि किस तरीके से थी उनकी, तो लिपि जैसे एक डायग्राम से देखते हैं। ये जो आपका सिंधु सभ्यता है यहाँ पे, इसके इस ओर क्या है, आपके अरब देश हैं। उस समय मेसोपोटामिया थी। तो ये अरब जगत में सेमेटिक भाषा, पुनः इस अरब बेल्ट में फोनेशिया भाषा, सेमेटिक, फोनेशियाई। और उस समय जो अफगानिस्तान थे सेंट्रल एशिया में ब्राह्मी। इस तरीके के भाषा और लिपि चलते थे। ठीक है, ये सारे क्या है, आपकी एक लिपि है जिनसे भाषा का उद्गम हुआ है। इन्हीं से कुछ मिलता जुलता क्या था, आपका सिंधु वासियों की लिपि थी। वो लिपि कैसी थी इनकी, तो लिपि थी चित्रित लिपि, अर्थात किसी मछली का आकृति, मान लेते हैं मछली है, इसकी एक आकृति बना ली है, या फिर किसी पक्षी की आकृति। ये चित्रित लिपि लिपि होता है, जो चित्र के माध्यम से क्या रहता है, रिप्रेजेंट होता है, दर्शाया जाता है। तो सिंधु वासी की जो मूल लिपि है 40 से 60 है। और लिपि क्या बोलेंगे, चित्रित लिपि थी। चित्र बनाया जाता था, जो टेराकोटा की वस्तु हो, तेलखड़ी की मुद्रा हो, और इसके विभिन्न कलात्मक जो भी वस्तु रहते थे उसमें चित्रांकन किया जाता था। अर्थात जो चित्र होते थे वो भाषा होती थी उनकी, जिन्हें आज तक क्या क्या इतिहासकार द्वारा डिकोडिंग नहीं किया गया है। तो डिकोडिंग आज तक नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं इनकी कि क्या थी इनकी लिपि, किस तरीके से थी, फोनेशियाई थी, सेमेटिक थी, ब्राह्मी थी कि और अरबी, जो कंट्री में अरब देश होते हैं भाषा बोली जाती है उनकी वो लिपि थी। पुनः मैं आपको बताऊंगा माप तौल। जो सिंधु भाषी थे इनके पास तराजू बाट होते थे, या किसी वस्तु का क्या मेजरमेंट करने के लिए लोग माप तौल की पद्धति का इस्तेमाल करते थे। इस माप तौल की पद्धति में वो क्या था, आपका बोलेंगे 16 के दशमलव गुणक, 16 के दशमलव गुणक का इस्तेमाल करते थे। अर्थात गुना में करिए, एक, दो, दो दूनी चार, आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32 और 64। इस तरीके से 16 के दशमलव गुणक में बोलेंगे कि किसी भी वस्तु को मापा या तौला जाता था। पुनः अगर लंबाई मापना है तो ये रेखा है, एक रेखिक छड़ी मान लेते हैं, इसी छड़ी का इस्तेमाल कर लेते थे वो। तो रेखीय प्रणाली के जनक थे, रैखिक प्रणाली जो लीनियर सिस्टम है, वो लीनियर सिस्टम के जनक कौन थे, सिंधुवासी थे। तो माप के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल कर लेते थे। और फिर आपका क्या है, बोलेंगे कि वजन के लिए ये 16 के दशमलव गुणक का इस्तेमाल करते थे। और भाषा के लिए आप बोलेंगे चित्रित लिपि का इस्तेमाल करते थे, तो विभिन्न टेराकोटा की वस्तुओं में मिलती है। पुनः यहाँ पे हम देखेंगे शहर के सिंधुवासी जो थे, इनके शहर की क्या विशेषता थी, नगरी प्लानिंग, अर्थात अर्बनाइजेशन कैसे था इनका। जो शहर हुआ करते थे
उनकी क्या विशेषता थी, क्या-क्या मिलते थे, शहर कितने भागों में बँटा हुआ था, कितने इलाके में था, एरिया क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सिंधुवासी से जुड़े हुए हैं। एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले जो सिंधु की शहर हैं, बस्तियाँ हैं, ये जो सिंधु वाला बेल्ट है आपका, बोलेंगे ग्रिड सिस्टम वाला शहर था, ग्रिड प्रणाली। अर्थात ग्रिड प्रणाली क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसे, पूरा जो शहर था वह एक ग्रिड प्रणाली पे था। इस तरीके से बटे होते हैं ग्रिड प्रणाली। पुनः मकान कैसे थे शहर के अंदर में, बोलेंगे आयताकार, रेक्टेंगल। तो एक मकान ये, दूसरा मकान ये, तीसरा मकान ये रोड है, पुनः फिर मकान है, और इसके बाद क्या है, फिर से मकान, फिर से रोड। इस तरीके से एक ग्रिड प्रणाली तैयार होता है। तो आयताकार घर, ग्रिड प्रणाली, जहाँ पे क्या है, बोलेंगे आप सड़कें एक दूसरे को समानांतर पे काटती है, अर्थात 90 डिग्री पे जो सड़क है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो वासी का जो शहर है, बोलेंगे ग्रिड प्रणाली पे आधारित था। जो सड़कें हैं आयताकार है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। दूर से ही दिखाई देता था कि कोई सामने से आ रहा है, और सामने वाले को भी दिखाई देता था कि उसके सामने कोई आ रहा है। पुनः मकान जो थे आयताकार थे। अब हम देखेंगे नाली का भी सिस्टम था इनका, पानी निकासी का भी एक सिस्टम था। तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, निकासी, ड्रेनेज। ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, तो सड़क के किनारे, जैसे ये सड़क है, आप सड़क के किनारे नाली बना दीजिए। आज भी देखते होंगे सड़क के किनारे नाली बने होते हैं और फुटपाथ बने होते हैं। तो सिंधुवासी की देन है, सड़क के किनारे जो नाली बने हुए हैं, और हर नाली दूसरे नाली से जुड़ता था, अर्थात नाली भी क्या था, ग्रिड फॉर्म में थे। और अंत में जाके ये क्या थे, शहर के बाहर कहीं बड़े गब्र में खुलते थे। तो सिंधुवासी का जो ड्रेनेज सिस्टम था विशेष रूप से विकसित था। फिर सिंधुवासी डबल मंजिला में रहते थे, अर्थात दुतल्ला घर था, एक घर ये, दूसरा घर इसी के ऊपर। डबल मंजिला इमारत में भी रहते थे। तो डबल मंजिला इमारत में रहने के लिए इनको क्या था, प्लास्टर चाहिए होता होगा। तो उस समय सीमेंट के रूप में क्या था, आप डामर का नाम सुने होंगे। तो इसे क्या था, गला के दो तल्ला घर बनाया जाता था, अर्थात जिप्सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जिप्सम का सीमेंट बना लेते थे, या फिर डामर का इस्तेमाल करते थे, और डबल मंजिला मकान भी बना लेते थे। पुनः इनके शहर में क्या था, दो तरीके का चैम्बर बटा हुआ था। पूरा जो शहर था सिंधु वासियों का ऐसे था। इसे बोलेंगे आप नगर दुर्ग। नगर दुर्ग जो ऊंचा स्थान पे था, इसे बोलेंगे नगर दुर्ग। ये 12 मीटर ऊंचाई में बना हुआ था शहर। है पूरा एक ही शहर, जैसे ये पूरा शहर है, लेकिन इसके दो हिस्से करिए। एक हिस्सा ऊंचा करिए जो 12 मीटर का है, और दूसरा हिस्सा क्या है, निम्न शहर है, अर्थात इसे बोलेंगे निम्न शहर। निम्न शहर जो नीचे की ओर था। तो नगर दुर्ग और निम्न शहर, दो भागों में शहर जो थे वो बटे हुए थे। नगर दुर्ग में क्या होता था, किस तरीके के आवासों का निर्माण होता था और क्यों बनते थे। तो नगर दुर्ग में विशेष व्यापारी वर्ग, राजनीतिक वर्ग जो भी हो, शासक प्रशासक या मुख्य लोगों, पुजारी पुरोहित, इस तरीके के लोग जो रहते थे यहाँ पे निवास करते थे। तो बोलेंगे नगर दुर्ग प्रमुख लोगों का निवास स्थान था। जो नगर दुर्ग है प्रमुख लोगों का निवास स्थान है। इस नगर दुर्ग में सार्वजनिक भवन बनते थे। सार्वजनिक भवन में जैसे अन्नागार,
ग्रीनरी क्या है? अन्नागार, अन्न रखने का बहुत बड़ा गोदाम इसी नगर दुर्ग में बन रहा है। पुनः स्नानागार। फिर बोलेंगे मजदूरों के रहने के लिए यहाँ पे बैरक वाला एक चेम्बर, बैरक चेम्बर अर्थात 50-60 कमरे का एक आवास बना दिए जिसे हम लोग बैरक बोल रहे हैं, जहाँ पे मजदूर रहते थे क्योंकि अन्न ढोने का काम करते थे वो। पुनः फिर बोलेंगे यहाँ पे सभा थी, असेंबली हॉल होता था जिसमें इनका विशेष रूप से सम्मेलन मीटिंग चलता होगा। ये सारे कहाँ हैं? नगर दुर्ग में। और निम्न शहर में क्या बोलेंगे? समान लोग रहते थे। निम्न शहर में सामान्य जनमानस जो थे वो रहते थे नीचे वाले में। इस तरीके से जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो, कोई भी सिटी को उठाएंगे तो दो भागों में दिखाई देता है। लेकिन धौलावीरा एक अपवाद है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? बोलेंगे गुजरात के कच्छ में है। यहाँ पे 3 शहर था। निम्न शहर था, नगर दुर्ग थे, एक और भी था। तो 3 चेम्बरों में बटा हुआ था। कौन? धौलावीरा अपवाद है। इसके बाद जब आप शहरी विशेषता देख लेंगे तो फिर अब आपको कुछ मकानों का डिजाइन देखना होगा और मकान में क्या क्या सुविधा फैसिलिटी थी। तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो, जैसे मोहनजोदाड़ो है, बोलेंगे कुआं था। 700 से ज्यादा कुआं मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, अर्थात हर दो तीन जो घर है उस पे एक न एक कुआं था। तो कुएं से पानी निकालते थे। क्यों? क्योंकि ये जो था पूरा का पूरा सिंधु बेल्ट है, आपका जल स्तर जो था ऊंचा था। तो जल स्तर ऊंचा था, पानी निकालना आसान था, समतल वाले मैदान थे, कुआं खोदना भी आसान था। इसीलिए क्या था, कुआं खोदा जाता था। और ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे नहाने के बाद या फिर जो भी बेकार पानी रहता है वो एक ड्रेनेज सिस्टम नाली के जरिए जुड़ता हुआ बाहर निकल जाता था शहर से। तो कुआं बोलेंगे। इसके बाद क्या था? दरवाजे, खिड़की, और फिर घर में अपना अन्न भंडार रखते थे ये, मतलब किचन, वह समझ लीजिए कि किचन का इनका अलग से सिस्टम था। अकाल हो या विशेष बाढ़ वाला स्थिति, सूखे के लिए ये क्या था, पलायन करते थे भविष्य के लिए। इसलिए अन्न को क्या था, स्टोर करके रखते थे। तो इनके घर में भी अन्न स्टोर का सेंटर होता था और किचन किचन भी होते थे। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा मोहनजोदड़ो जोदाड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में कुछ फैक्ट निकल के आएंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा शहर पूरा सिंधु सभ्यता का क्या है? बोलेंगे मोहनजोदाड़ो। जनसंख्या कितनी बोलेंगे आप? बोलेंगे उस समय 40,000 की जनसंख्या थी। क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? 300 हेक्टेयर में है। फिर बोलेंगे शहर की किलेबंदी थी। जो शहर है किलाबंदी था, और जगह जगह पे क्या था, ये ऊंचा किला समझ लीजिए जिसपे गार्ड रहते थे, रखवाली करने के लिए तैनात रहते थे। अर्थात हर किला बना हुआ था शहर के चारों साइड, जहाँ पे गार्ड रहते थे, सिक्योरिटी का काम करते थे। पुनः बोलेंगे मोहनजोदड़ो जोदाड़ो में जो है एक केंद्र बाजार होते थे, सेंट्रलाइज मार्केट, केंद्र बाजार, जहाँ पे लोग क्या थे, सामान वामान खरीदने के लिए जाते थे। हर शहर में एक मुख्य सेंटर बाजार होता है शॉपिंग करने के लिए, तो इनका भी एक मुख्य सेंटर था शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद आप बोलेंगे कि मोहनजोदाड़ो है कहाँ? सिंध में है, सिंध के लड़काना में है। अर्थात ये जो आप सिंध प्रांत देखेंगे, जहाँ कराची जिसकी मेजर सिटी आज पाकिस्तान में, वहाँ पे है। हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा कहाँ है? ये पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। क्षेत्रफल में इससे आधा है, जनसंख्या में भी इससे आधा है। तो बोलेंगे 150 हेक्टेयर का था। जनसंख्या इसकी 15 से 20,000 के बीच थी। और सेम व्यवस्था भी थी, स्नानागार, अन्नागार, नगर दुर्ग और निम्न शहर, किलेबंदी, सेम विशेषता रखते चले जाएंगे आप। एक देखिए धौला वीरा है, जो गुजरात के कच्छ में है। ये जो कच्छ वाला बेल्ट है आपका,
यहाँ पे क्या है, लूनी नदी आ रही है ऐसे करके राजस्थान से। राजस्थान की जो लूनी नदी है, जो क्या है, वर्षा के समय तो जल में, मतलब वर्षा के समय इसमें जल रहते हैं, लेकिन जैसे गर्मी का मौसम आता है सूख जाते हैं। तो लूनी नदी जो है कच्छ के क्षेत्र में गिरती है। ये सूखा वाला क्षेत्र है करंट में आज। इसी सूखे वाले क्षेत्र में क्या है, धौलावीरा है। धौलावीरा तीन जो शहर है, तीन हिस्सों में बटा हुआ था, आप बोलेंगे। पुनः धौलावीरा की विशेष खूबियत है कि ये पानी जो है उसको फिल्टर करते थे, अर्थात रिकवरी, रीयूज। क्योंकि जल की कमी होती थी वहाँ पे, तो जल की कमी के लिए इनका एक विकसित प्रणाली था धौलावीरा में। तो अगर खाना बनाने का जो पानी है, नहाने का जो पानी है, इसको दोबारा से फिल्टर कर किया जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। साथ में अंडरग्राउंड वाटर का चेम्बर क्या है, ऊंचा रखने के लिए विशेष कोशिश करते थे। इस तरीके से जल की कमी जो है इनको नहीं होती थी। ये सिस्टम दिखाई देता है धौलावीरा में। विभिन्न प्रकार के बावड़िया जो है पाए जाते हैं धौलावीरा में, अर्थात एक तरीके का कुआं है। तो यही आप सारे शहरों में दिखेंगे। अच्छा, एक और भी है आपका लोथल है, जिसको मैंने बताया था लोथल, जो खंबात की खाड़ी पे है, गुजरात में है। ये क्या है, सिंधु वासियों का बंदरगाह है। बंदरगाह एक पोर्ट है जहाँ से जहाज से सामान भर के जाता था। साथ साथ में क्या है, ये फैक्ट्री के लिए भी फेमस था। तो लोथल में बंदरगाह, धौलावीरा में 3 टायर सिस्टम, शहर के लिए पानी का एक सिस्टम है। हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो का आधा करते चलिए रावी नदी के किनारे, उत्तरी पंजाब में। ये आपके कुछ फैक्ट निकलते हैं। अब भाषा जब आप देख लिए, इसके बाद है धर्म आपने देख लिया, पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया, ट्रेड में डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड देख लिया आपने। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मुहरे की, एक विशेष रूप से, मतलब करेंसी मुहरे जो इनकी विशेषता थी। देखिए मुहरे किस चीज से बने थे, बोलेंगे मुहरे सेल खड़ी से बनी हुई थी। सेल खड़ी से मुहरे बनी हुई थी। मुलायम पत्थर था। ये अलग अलग कंट्री से मंगा लेते थे, जैसे कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, दक्षिण भारत से। इसके बाद क्या था, मुहरे जो बनती थी, बोलेंगे आधा इंच से हाफ इंच, आधा इंच से 2.5 इंच, मतलब हाफ इंच से 2.5 इंच तक मुहरे बनती थी। ठीक है। इसके साथ में क्या है, आपकी मुहरे को विशेष रूप से चमकाया जाता था। और मुहरे क्या थी, आयताकार, बेलनाकार, इस तरीके की बहुत सारी मुद्रा, जो करेंसी है, मतलब मुहरे हैं, आकार में मिलती है। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार। बेलनाकार मुद्रा मिलती है, जो मैंने आपको बताया था, बेलनाकार मुद्रा लोथल से मिली है। तो इनकी विशेष सिंधु वासियों की कलाकृति थी मोहरे, मुलायम पत्थर सिलखड़ी से बने हुई थी। ठीक है। मोहरों पे क्या था, अंकन किया जाता था, किसका, बोलेंगे इष्ट देव का, अर्थात पशुपति भोलेनाथ का। पुनः बोलेंगे मातृ देवी का। और एक सिंग वाला बैल, एक सिंगी बैल। बैल जो रहते हैं उसके 2 सिंग होते हैं, देखिएगा सिंधु वासियों का। एक सिंगी वाला जो बैल था, ये मोहरों पे अंकन था, दिखाई देते हैं उसके चित्र। ये काल्पनिक है, लेकिन इनका फिर देवता के रूप में पूजा जाता था। मैंने आपको बताया था धर्म में कि जो सिंधु वासी थे वो पशुओं को देवता के रूप में पूजते थे। तो विशेष पशु जो था, एक सिंग वाला बैल, जो काल्पनिक है, इसका अंकन मोहरों पे होता था। और जो 2 सिंग वाले पशु थे बैल, इसको क्या था, भार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो सामान ढोने के लिए, पानी निकालने के लिए कुएं से 2 सिंग वाला अर्थात बैल का इस्तेमाल करते थे। ये है आपका मुहरे। अब थोड़ा मूर्ति देख लेते हैं इनकी। मूर्ति कला कैसी थी, क्या पत्थर की मूर्ति थी, टेराकोटा की मूर्ति थी, ये धातु की मूर्ति थी। तो बोलेंगे मोहनजोदड़ो, सॉरी, सिंधु
सभ्यता में क्या है, अलग-अलग शहरों में जैसे मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, चांदूदड़ो में, राखीगढ़ी जैसे अलग-अलग जो साइट हैं, शहर हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तेलखरड़ी की, लाल बलुआ पत्थर की, चूना पत्थर की, एस्बेस्टॉस की और कांसे तांबे जैसे जो धातुएँ हैं, उनकी क्या मिली है, तो मिली है आपकी मूर्ति। देखिए तेलखरड़ी की, लाल बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस जो रेशा जैसा रहता है, इसमें इसी के जो है आग न लगने वाले क्या हैं कपड़े बनते हैं, अर्थात फायर ब्रिगेड वाले जो कपड़े पहन के जाते हैं एस्बेस्टॉस के ही बने रहते हैं वो। फिर धातु में क्या बोलेंगे, तांबे की, तांबा और कांच की प्रतिमा मुद्रा मिली है, मतलब मूर्ति जो है प्रतिमा ये धातुओं की भी बनी हुई है। तो देखिए इसमें कुछ फैक्ट निकलते हैं, मोहनजोदाड़ो से बोलेंगे डांस करती हुई, नृत्य नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई डांसिंग गर्ल क्या है, उसकी मूर्ति मिली है कहाँ से बोलेंगे, मोहनजोदड़ो से। पुनः जो है आपका दाढ़ी वाला पुरुष, शायद कोई पुरोहित है या कोई राजा है, तो दाढ़ी दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ से मिला है बोलेंगे, मोहनजोदाड़ो से। सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है, 11 से अधिक मूर्तियाँ मिली है मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से कांसे की मूर्ति है, साथ साथ में क्या है टेराकोटा की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये दो का विशेष याद रखिएगा क्वेश्चन में कि डांस करते हुए डांसिंग गर्ल की मूर्ति और दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति। इसके साथ में क्या है आपका बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी की कहाँ से, चामुंडड़ो से, लोथल से, ये मिले थे आपके, ठीक है, बैलगाड़ी के चामुंडड़ो और लोथल से मिले हैं। बाकी जहाज वाला भी एक देखे होंगे, जो आपकी मूर्ति मिली है लोथल से मिली थी, जहाज मसलून वाला जहाज, ये है मूर्ति। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो इसमें बच रहा है बर्तन इनकी, जो इसके लिए वर्ल्ड फेमस थे उस समय। तो बर्तन का डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे था, हिंदू वासियों का, अरब वर्ल्ड से उस समय अर्थात मेसोपोटामिया से डिमांड आता था, साथ साथ में सेंट्रल एशिया से भी। तो इनकी बर्तन क्या थी, बर्तन के आधार पे इतिहास में क्या है कालखंडों को भी डिवीजन किया गया है। जैसे सिंधु वासियों का लाल मृतभांड बोलेंगे, लाल मृतभांड, तो लाल क्या था, मट्टी से पकाने के बाद लाल मट्टी का इस्तेमाल था बर्तन बनाने के लिए, उसको अच्छे तरीके से पकाया जाता था फिर बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो लाल मृतभांड वाला जो काल है सिंधु काल है, फिर चमकीले पॉलिश वाला काल आता है, बाद में पढ़ेंगे आप लोग, और गेरुवर्णी वाला वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। फिर है काले रंग का, बर्तन पे क्या किया जाता था, एक लेप चढ़ा दिया जाता था काले रंग का, तो बोलेंगे लेप, काले रंग से रंग दिया जाता था। फिर समान बर्तन भी था, सादा बर्तन, सादा रंग का जिसमें कोई भी रंग नहीं था, सादा रंग का। फिर रंगीन बर्तन बोलेंगे, बहुत सारे क्या थे, रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो एक बर्तन है बोलता है जो जग है, ऐसे करके जग बने हैं पानी निकालने के लिए। इसमें बोल रहा है कि पंचतंत्र की एक कथा, जिसमें दो चिड़िया हैं अपने चोंच पे क्या है मछली फंसाए हुए हैं, नीचे लोमड़ी क्या है कौवे की चापलूसी करके मछली उसके मुंह से निकाल लेता है। तो पंचतंत्र की एक कथा वाला जो रंगीन बर्तन है, रंगीन रंगहीन नहीं सॉरी, रंगीन बर्तन है, वो भी मिले हैं आपके सिंधु सभ्यता से। तो पंचतंत्र वाला याद रखिएगा, ठीक है, रंगीन बर्तन है। अधिकतर बर्तन सादे थे, फिर भी बर्तन बनते किससे थे, लाल रंग की मिट्टी जो थी उससे बनते थे, और चाक पे बनाया जाता है। चाक क्या था,
देखे होंगे पहिए वाला जो रहता है बीच में, ये जिस पे घड़ा उड़ा बनता है, ये बर्तन वर्तन उसको घुमाते रहते हैं हाथ से, उसे ही चाक बोलते हैं। इसी पे ही बर्तन बनाया जाता था, अच्छे से पकाया जाता था। फिर आप देखेंगे ईंट। जो सिंधु वासी थे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। पक्की ईंट। ईंटों की लंबाई चौड़ाई का ऊंचाई का क्या अनुपात था, बोलेंगे 4:2:1। 4 मीटर, सॉरी 4 क्या है सेंटीमीटर में लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर में चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर में ऊंचा कर दीजिएगा, अर्थात लंबाई का आधा, चौड़ाई चौड़ाई का फिर जो है आधा ऊंचाई कर देंगे। तो ये पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे अन्नागार, अन्नागार में, स्नानागार में, स्नानागार में और घरों में, विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक भवन थे उसमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार है और अन्नागार भी है, साथ साथ में हड़प्पा में भी है, अलग अलग जगहों पे मिले हैं। स्नानागार क्या था, पवित्र कुंड टाइप से था जिसमें विशेष अवसर पे लोग नहाया करते थे। वो नगर दुर्ग पे हुआ करता था जहाँ पे लोग नहाने के लिए आते थे। इस तरीके से आप पूरा सिंधु का क्या है कि एक सांस्कृतिक डेवलपमेंट देखते हैं। जो इसका मिचोटी वाला पीरियड है, यही पीरियड है जो मैं आपको अभी बताया था। ठीक है। धीरे धीरे इस सारे में क्या है, बर्तन हो, ईंटा हो, या फिर धातु निर्माण हो, टेराकोटा की वस्तुएं हो, एग्रीकल्चर वाला हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, घर बनाना, सड़क बनाना, इसमें धीरे धीरे क्या है पतन होने लगा। अर्थात जो क्वालिटी गुणवत्ता मापदंड थे वो कम होने लगा। जो इसके पतन का कारण बना कि धीरे धीरे हाँ किस तरीके से पतन हो रहा है, तो पतन में भी इसके काफ़ी सारे समय लगे थे। अब यहाँ पे हम पतन का बात कर लेते हैं कि सिंधु काल का कैसे पतन हुआ, और सिंधु काल के पतन के बाद आया वैदिक काल। तो कौन कौन से कारण हैं जो इतिहासकारों ने गणना किया है, बताया है कि सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। तो बोलेंगे पतन, टॉपिक लिखेंगे, पतन कैसे पता चला, धीरे धीरे ग्रेजुअली रूप से। जो सिंधु का परिपक्व पीरियड है क्या बोलते हैं आप, 2500 से 1500 बीसी, इसके बाद पतन हुआ है। तो पतन का मैंने आपको बताया मापदंड है, जैसे सड़क, फिर ईंट निर्माण का जो मापदंड था 4:2:1 का अनुपात है, फिर है नाली वाला, सफाई, इसके बाद क्या है टेराकोटा की वस्तु, मुहरे, धातु के काम, धातु शिल्प, इन सारे का जो मापदंड था, स्टैंडर्ड था, ये चरम सीमा पे था आपका 2500 से 1500। धीरे धीरे कम होने लगा था, सड़कें की चौड़ाई लंबाई कम होने लग गई, फिर क्वालिटी वाली सड़क नहीं थी, पुनः ईंट जो था आधा पक्का कच्चा इस तरीके से थे। नाली क्या थी, नाली पे सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था, शहर की साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता था, गंदगी भरने लग गए, टेराकोटा की वस्तु की क्वालिटी गिरी, मोहरे पे अंकन क्या धीरे धीरे कम होने लगे और मोहरों की भी क्वालिटी में गिरावट आया। वो धातु शिल्प ये सब में गिरावट के फलस्वरूप पता चलता है कि इनका पतन हुआ। तो पतन के कारण बोलेंगे आप क्या क्या कारण है। पहला जो सिंधु बेल्ट है, ये जो पाकिस्तान का है आपका, ये पूरा क्या था आपका बाढ़ वाला इलाका। पहला बोलेंगे बाढ़ एक कारण था, बार बार बाढ़ आ रहे थे तो लोग क्या थे, लोकेट होते रहते थे। पहले घर यहाँ बना लिए मान लेता हूँ ए स्थान पे, फिर बी स्थान पे चले गए, फिर ए से बी आने लगे। ये बार बार समस्या आई बाढ़ का, तो बाढ़ एक कारण हुआ। दूसरा क्या था, भूकंप। ये कच्छ वाला पूरा बेल्ट जो है गुजरात और साथ साथ में पाकिस्तान के सिंध, ये है आपका भूकंप बेल्ट में आता है भारत के। तो भूकंप आए, भूकंप एक कारण बना। जो तीसरा है बोलेंगे शुष्कता। जैसे सरस्वती नदी जो सिंधु की सहायक नदी में थी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी सूख गई तो सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे शहर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो भी मतलब जल के अभाव में दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। तो सरस्वती नदी के विलुप्ति भी एक कारण था।
तो शुष्कता आई, साथ साथ में तापमान अधिक हो गया और शुष्कता बढ़ी, अर्थात जलवायु परिवर्तन। आज भी क्या है, तापमान बढ़ते हैं, क्लाइमेट जो चेंज है लगातार हो रहे हैं, तो क्लाइमेट परिवर्तन के कारण क्या है, सभ्यता का विनाश होता है और साथ साथ में नए नए क्या है लक्षण परिवर्तन, मतलब लक्षण ये उद्भव होते रहते हैं। यही है, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। फिर बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, पेड़ पौधे समाप्त हो गए होंगे, हरा भरा जो चीज था, पारिस्थितिक असंतुलन। तो जैसे पेड़ पेड़ को काट दिए, पेड़ को काटने से क्या अंडरग्राउंड जल कम हो गया होगा, अंडरग्राउंड जल कम होने के कारण क्या है, जल की मात्रा कम होने के फलस्वरूप जो धरातल होते हैं, धरातल की मृदा जो है शुष्क हो जाती है, अर्थात जो मृदा है उसमें जल की कमी पड़ जाती है पेड़ पौधे के कमी के कारण। इसी तरीके से पशु पक्षियों का विनाश हो गया होगा, चारागाह वाला क्षेत्र की कमी पड़ गई होगी। फिर है, एक है आर्क अटैक, आर आक्रमण, कि 1500 आते आते क्या था, जो साइबेरिया या सेंट्रल एशिया से आर आए हुए थे, स्पष्ट नहीं आर कहाँ से आए थे, तो उनका अटैक इस काल में होने लग गया था। तो सिंधुवासी जो थे, मतलब बोलन दर्रा से एक एंट्री है, अफगानिस्तान होके आते हैं भारत में, तो बोलन दर्रा से अटैकर आए और बार बार अटैक कर रहे होंगे। इनके पास क्या था, आर के पास तो घोड़े थे, और घोड़े क्या था, शक्ति का प्रतीक था उस समय, तेजी से दौड़ सकता था और ये युद्ध में काफी काम आता था। तो बार बार अटैक हुआ होगा, जो सिंधुवासी थे, सांस्कृतिक टाइप के लोग थे, व्यापार करते थे, है ना। तो आर्यों का बार बार आक्रमण, यही आर आक्रमण है। तो इसके कारण भी क्या था, सिंधु वासियों का पतन हुआ। इसमें कुछ फैक्टर आप लिख दीजिएगा, बाढ़, भूकंप, शुष्कता, जलवायु परिवर्तन जिसमें तापमान है और शुष्कता दोनों है, आर आक्रमण है, पारिस्थितिक असंतुलन है। ठीक है, ये कुछ कारण है सिंधु वासियों के पतन का। अब इसमें कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं फैक्ट के रूप में, कि सिंधु काल से जुड़ा हुआ जो कुछ इतिहासकार हैं, इनके नाम बताने होते हैं। जैसे जॉन मार्शल, सिंधु सभ्यता जो थी उसके उत्खनन का जो पीरियड था ये किसके डायरेक्शन में चला था, तो बोलेंगे इतिहासकार थे उस समय। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था, अंग्रेजों का पीरियड था उस समय, तो उसके हेड थे जॉन मार्शल। फैक्ट है कुछ हिंदू सभ्यता से रिलेटेड, जॉन मार्शल, इनकी अगुवाई में क्या था, ये डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इनकी अगुवाई में खनन उत्खनन शुरुआत हुआ कहाँ पे, सिंधु वाले क्षेत्र में। तो एक का नाम बोलेंगे, इन्होंने, इतिहासकार हैं राखल दास बनर्जी, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं राखल दास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की खोज के जनक है राखल दास बनर्जी, 1921 में। फिर है 1922 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, मतलब जॉन मार्शल ये डायरेक्टर थे, इन्हीं के दिशा निर्देश में उस समय उत्खनन का काम चल रहा था। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट राघवदास बनर्जी, दयाराम साहनी जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उत्खनन करना प्रारंभ किए। तो राखल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की है, ये बोलेंगे सिंधु सभ्यता की खोज की, खोज करता थे। हड़प्पा शहर की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने। सर्वप्रथम हड़प्पा शहर था जिसकी खोज हुई थी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा पहला शहर था, इसी कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो किसने किया, दयाराम साहनी ने। पुनः इसमें फिर नाम आता है बिल्डर का, बिल्डर। लास्ट वाला नाम बताऊंगा मैं आपको, मेके, गीत, गेंडे, फिर बताश, माधव स्वरूप बताश है, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप बताश, माधव स्वरूप बताश, विलियर मेके गेंडे। इस तरीके से क्या है, इतिहासकार हैं जो जुड़े हुए हैं सिंधु सभ्यता से। सर्वप्रथम मेहरगढ़ के बारे में किसने बताया था, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है,
इस बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ था इसके बारे में बोलेंगे। जीन फ्रैंकोइस जेरिस, जीन फ्रैंकोइस जेरिस और रिचर्ड एच मिंडो, रिचर्ड एच मिंडो। देखिए ध्यान से, जो सर्वप्रथम था कि सिंधु सभ्यता का जन्म कैसे हुआ, आखिर कालक्रम क्या था, पूरा बलूचिस्तान में जो मास लेवल पे, बड़े लेवल पे उत्खनन करने का काम किया। दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जीन फ्रैंकोइस जेरिस एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुनः रिचर्ड एच मिंडो ये सेकेंड आर्कियो, दोनों फ्रांस के पुरातात्विद थे। क्या बोलेंगे? फ्रांस के पुरातात्विद। तो आपका ये है सिंधु सभ्यता, इसका ओवरऑल एक बार सारा वीडियो प्रारंभ से देख के अंत तक, पतन तक जाइएगा आप। और ये जो इतिहासकार हैं, इसमें कुछ डिटेल नहीं जाना है इतिहासकार में कि कहाँ के हैं, बस कुछ का नाम याद करना है। जैसे बिलर जुड़े हुए हैं, दयाराम साहनी, इन दोनों का तो नाम आपको याद करना ही है। और फिर है बिलर है, माधव स्वरूप वतस, भले इनका नाम याद ना हो, मेके और डेंडे जैसे लोग का। ठीक है।